Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's topic जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 9 जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक वो है फेडरल सिस्टम। देखिए, जो हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा गवर्नमेंट, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रोवाइड कराया है। तो देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल का मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब कि पावर जो हमारा है डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और जिसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, मोर पावरफुल होगा। और वहीं अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात की जाती है, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं कहीं देशों में यूनिटरी है, तो वहाँ पे माना जाता है कि जो पावर होगा वो सारा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, तो उसको बोला जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट। See, the Constitution of India provides for the federal government, and the unitary government is one which all the powers are vested in the central government and the state government, if it all exist, derive their authority from the central government। और unitary government में क्या होता है, अगर state government exist करता है तो अपना पावर कहाँ से ड्राइव करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगा, तो वो होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। बट अपने यहाँ क्या है, फेडरल सिस्टम है। और अगर हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है तो हम फेडरल सिस्टम के कुछ फीचर्स देखते हैं। जैसे सी द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड किया है फेडरल सिस्टम, तो अब उसके जो फीचर्स दिया है फेडरल सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ऐसे है, वो इस तरह है। जैसे कि डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट है, डबल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट होता है हमारा सेंट्रल लेवल पे, एक गवर्नमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट पे, तो उसको बोला जाता है डुअल पॉलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइजेस डुअल पॉलिटी, दैट इज डबल गवर्नमेंट विच कंसिस्ट ऑफ यूनियन एट सेंटर एंड स्टेट एट द पेरीफेरी। तो ये फीचर्स हमारे फेडरल सिस्टम का। एंड सेकंड फीचर है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल्स। अब देखिए, जो हमारे अगर हम डुअल पॉलिटी है, मतलब हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट है, तो दोनों गवर्नमेंट को डिवीजन ऑफ पावर में डिवाइड किया गया है, मतलब दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स दिए गए हैं। वो इस प्रकार है, जैसे कि यूनियन लिस्ट बना दिया गया है, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आएंगे उनको यूनियन लिस्ट में कर दिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर है उनको स्टेट लिस्ट में, और एक उसके अलावा एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाया जिसमें ऐसे आइटम्स, ऐसे मतलब चीज़ें रखे जिसमें हमारा यूनियन गवर्नमेंट का भी पावर रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट की पावर रहेगा। तो ये सब सारा चीज़ें जो हम देख रहे हैं, लिस्ट डिवीजन ऑफ पावर्स है, वो हमारे 7th शेड्यूल में बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है, इसको अभी हम कवर करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस देखेंगे तो हम सारे अपने शेड्यूल्स को देखेंगे कि हर एक शेड्यूल्स में क्या क्या प्रोविजंस है। और अगर आपको सारे शेड्यूल्स के ट्रिक जानना है, और एक ट्रिक में आप सारे शेड्यूल्स के प्रोविजंस और किस शेड्यूल्स में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब शॉर्ट का लिंक्स है, उसको देख लीजिएगा। उस 10 सेकंड के शॉर्ट में आपको सारे शेड्यूल्स के ट्रिक मिल जाएंगे, जिसको आप लोग पढ़ के कभी भी, मतलब कहीं भी, किसी वक्त सारे शेड्यूल्स में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं बता सकते हो। वो बोला जाता है टीयर्स ऑफ पीएम। टीयर्स ऑफ पीएम का एक मैंने ट्रिक्स बताया है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। बट इसके बाद भी हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट जब हमारा जो वीडियो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस में। ये तो रहा हमारा डिवीजन ऑफ पावर। अब देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो है, क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट फीचर्स हमारा है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड बोथ द सेंटर एंड स्टेट लॉ मस्ट कन्फॉर्म टू इट। अब देखिए, जो हमारा बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिगिड है, इसका मतलब वहाँ पे जैसे दो लॉ होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी लॉ हो जाता है, एक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाता है। तो अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अलग से प्रोविजन कुछ स्पेशल एक्ट के थ्रू अमेंड किया जाता है, न कि जनरल लॉ की तरह, तो उसको बोला जाता है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगिड टू द एक्सटेंट दैट those provisions which are concerned with the federal polity, that is center state relationship and judicial organization, can be amended by the center only with the approval of majority of the state। and independent judiciary है। देखिए, हमारे यहाँ जो जुडिशियरी सिस्टम है वो क्या इंडिपेंडेंट है। ये सब क्या है, देखिए हम फीचर्स पढ़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं बेसिकली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हेडेड बाई
द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में है। दैट इज़ द पावर टू डिक्लेयर द लॉ एंड ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज इनवैलिड इफ दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसमें कि हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट है या स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट है उसको क्या करेगा, हमारा रिजॉल्व करेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोई भी अगर पॉलिसीज फ्रेमवर्क किया जाता है तो उसको हमारा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायलेट करते हैं तो उसको नल एंड वाइड कर देता है। एंड नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो हमारा क्या है, बाइकैमरलिज्म। सी देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर। बाइकैमरलिज्म का मतलब कि दो हाउसेस, जो हमारे पार्लियामेंट होता है उसके पास क्या होता है, दो हाउसेस होते हैं, जो कि हमारा होगा अपर हाउस दैट इज राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं, एंड लोअर हाउस दैट इज लोकसभा जिसको बोलते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशंस वाइल द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपुल ऑफ इंडिया एज अ होल। देखिए जो राज्यसभा ना हमारा क्या करेगा, जो कि इंडियन फेडरेशन में जो स्टेट्स हैं सबको उसको फेडरेशन को बताएगा, और हमारे जो पीपुल ऑफ इंडिया उनको लोकसभा बताएगा। एंड बिसाइड द एबव फेडरल फीचर्स द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो पोजेस द फॉलोइंग नॉन फेडरल और यूनिटरी फीचर्स। देखिए अब देखिए हमने फेडरल सिस्टम की बात की। फेडरल सिस्टम में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है सेंटर और स्टेट के बीच, बट उसके बाद भी हम कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ऐसा पाया जाता है, मतलब रिलेट होता है कि हमारा कहीं ना कहीं यूनिटरी सिस्टम को भी फॉलो करता है। तो उसको हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो यूनिटरी गवर्नमेंट को यूनिटरी फीचर्स को बताता है। जैसे कि ए सिस्टम ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर विच हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जो यूनिटरी, जैसे कुछ यूनिटरी प्रोविजंस को बताते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो क्या है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तो इससे क्या है, देखिए अब यूनिटरी का प्रोविजंस हो गया, बट कुछ ऐसे केसेस है जैसे जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया, तो उसको कुछ ऐसे स्टेट को छोड़ के अगर देखें तो हमारा क्या है, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी फॉलो करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द सेंटर वेरी स्ट्रांग बाई वेस्टिंग मोर पावर यूनिट। अब देखिए हम जैसा जानते हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है, तो ये कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट का नेचर हुआ। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिगिड एज अ मेजर पोर्शन ऑफ इट कैन अमेंड बाय द पार्लियामेंट एलोन। अब देखिए हमारे क्या है कि कुछ लॉज वगैरह जो अमेंड किए जाते हैं वो मेजॉरिटी के थ्रू किए जाते हैं, तो ऐसे कुछ केसेस देखे गए जिसमें पार्लियामेंट अकेले क्या हुआ कि अमेंडमेंट को ला देती है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ, यूनिटरी का फीचर्स हुआ। द नेक्स्ट देखिए द पार्लियामेंट कैन चेंज द टेरिटरीज बॉर्डर्स एंड नेम ऑफ द स्टेट्स एनी टाइम बाई सिंपल मेजॉरिटी, जो कि आर्टिकल 3 में दिया गया है। अब तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिटरी का नेचर है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी आइटम ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249 में दिया गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट को बताता है कि हमारा जो पार्लियामेंट एलोन क्या अमेंडमेंट कर सकता है। एंड नेक्स्ट देखिए जो है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कॉमन टू ऑल द पीपुल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर्स है। नेक्स्ट देखिए देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स लॉ ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सबके लिए कॉमन है। तो ये भी क्या हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को बताता है। नेक्स्ट देखिए द गवर्नर हु इज हेड ऑफ द स्टेट कैन बी अपॉइंटेड एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम। ही आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आर्टिकल 155 टू 156 में है। देखिए 155 एंड 156 में दिया गया है कि जो हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो एक्ट करते हैं एज ए एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी क्या हुआ, देखिए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरमेसी को बताता है। तो हमारा क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। नेक्स्ट देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज दैट इज IAS, IPS, IFS, आर्टिकल 312। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 312। क्या है इसमें, ऑल इंडिया सर्विसेज को मतलब बताया गया है। तो इसमें बताया जाता है कि जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है वो स्टेट में भी काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ, देखिए यूनिटरी फीचर्स हुआ।
These officers serve at the higher level in state administration and are appointed and removed by the center. Next देखिए, the constitution grants extraordinary power to the center during all three type of emergency, that is national, state and financial. देखिए, अगर नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ऐसे सिचुएशन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सेंट्रल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, सेंट्रल मोर पावरफुल हुआ। अगर सेंट्रल मोर पावरफुल हुआ तो यूनिटरी फीचर्स को फॉलो करेगा। तो ये सब देखिए कुछ पॉइंट्स में जस्ट बताया जा रहा है कि यूनिटरी फीचर्स को हमारा कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम रिलेट करता है, बट हमारा सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सेंट्रलाइज इलेक्शन मशीनरी टू कंडक्ट इलेक्शन टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज आर्टिकल 324। देखिए इसमें छोटे छोटे जो आर्टिकल कवर हो रहे हैं उसको तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यही सब आर्टिकल्स हैं जो आपके PYQ में जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो MCQs PYQs होंगे। आप ऐसे सारे आर्टिकल तो याद कर नहीं पाओगे, बट जो आपके बुक्स में दिए गए हैं और जिससे रिलेटेड आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसको बेसिकली आप याद कर लीजिएगा। एंड द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए ये भी हमारा क्या हुआ कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है वो किसके द्वारा ऑडिट किया जाएगा, कैग के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और कैग किसके द्वारा अपॉइंट और रिमूव किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये सब यूनिटरी फीचर्स को बताते हैं। Thus the Constitution of India has deviated from the traditional federal system and incorporated a large number of unitary or non-federal features, tilting the balance of power in favor of the center। अब देखिए बताया गया है कि जो हमारा ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम से हमारा कहीं ना कहीं टिल्ट हो रहा है किसकी तरफ, नॉन फेडरल फीचर्स, दैट इज यूनिटरी फीचर्स की तरफ। मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नाउ एवर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए अगर हम बात करके जो हमारा फेडरेशन टर्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है, बट आर्टिकल 1 में बताया गया कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड दिस हैज़ prompted दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट टू चैलेंजेस द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देखिए हमारे जो प्रोफेसर केसी है उन्होंने डिस्क्राइब किया, where describe the Constitution of India as a quasi-federal and remark that Indian Union is a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features। देखिए जो हमारे प्रोफेसर केसी जी है उन्होंने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोला है। एंड सिमिलरली आइवर जेनिन कॉल्स इट ए फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। और हमारे जो आइवर जेनिंग जी उन्होंने बोला कि फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब फेडरेशन तो है बट जो टेंडेंसी है वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन टाइप की टेंडेंसी है। एंड ग्रेनविले ऑस्टिन ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब इंडियन फेडरेशन एज अ कोऑपरेटिव फेडरेशन। देखिए कुछ स्टेटमेंट है, कुछ हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या बोला, जैसे प्रोफेसर केसी ने बोला है कि क्वासी फेडरल बोला है, और आइवर जेनिन जी ने उसको बोला कि फेडरेशन है विथ सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है। ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने बोला है कि इंडियन जो फेडरेशन है उसको कोऑपरेटिव फेडरेशन बोला है। एंड हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमटेंसेस। तो ये तो रहा हमारे कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट को भी क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और कुछ स्टेटमेंट हमने देखा जो कि हमारे यूनिटरी फीचर्स और नॉन यूनिटरी फीचर्स को लेके कहे गए हैं। और नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाएगा और इससे रिलेटेड हमारे PYQs बहुत भी देखे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से लेके बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे PYQs आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक आपका है वो है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि आर्टिकल 245 to 255 of the Constitution deal with the legislative relation between center and state in the Indian federal system. Besides this, there are some other articles dealing with the same subject. These are explained below. देखिए जो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन बताता है जो हमारा आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच है, बट उसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स जो कि इस रिलेशन को बताते हैं वो इस तरह हैं। फर्स्ट देखिए टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन।
तो पहला पॉइंट देखिए हमारा है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। फर्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द ऑल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। देखिए हमारा बताया जाए कि जो पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया के लिए या तो किसी टेरिटोरियल पार्ट ऑफ इंडिया के लिए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। एंड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, अब जो टेरिटोरी ऑफ इंडिया की बात की जाती है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए द स्टेट्स होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगे एंड एनी अदर एरिया फॉर टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर द ऑल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। अब देखिए हमने बात किया कि पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया के लिए या किसी स्टेट के लिए या किसी टेरिटोरियल पार्ट के लिए, टेरिटोरियल स्टेट के लिए हमारा बना सकता है। बट हम अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर ओनली जिस स्टेट का है उस स्टेट के किसी भी पार्ट के लिए या तो उस स्टेट, पूरे स्टेट के लिए बनाएगा और आउटसाइड स्टेट नहीं बना सकता। द पार्लियामेंट एलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, thus the law of the parliament also govern the Indian subject and their प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी बना सकता है और वो किसी भी जो इंडियन सब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ वर्ल्ड पे बना सकता है। ये तो रहा हमारा जो एक्सटेंट रहा कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के पावर्स क्या है, हमने वहाँ बात की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट हम देखें तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। जो हमारे लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहला पॉइंट इसमें है द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। अब देखिए हमने जो बात किया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो जो हमारा पार्लियामेंट होता है जो यूनियन लिस्ट के किसी भी मैटर पे क्या कर सकता है, वो पॉलिसी बना सकता है। दिस लिस्ट हैज़ एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट। अब देखिए प्रेजेंटली बात करें, प्रेजेंट टाइम में बात करें तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने आइटम्स हैं, 100। और ओरिजिनली कितने थे, 97 सब्जेक्ट थे। लाइक जैसे हमारा कौन कौन से लिस्ट आइटम है, जैसे डिफेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सो ऑन। सर्विस टैक्स इज़ द लेटेस्ट एडिशन जो कि 2003 में डाला गया है सर्विस टैक्स को लेके। तो हमने बात की जो हमारी यूनियन लिस्ट में आइटम्स हैं 100 उसकी बात की। और ये पॉइंट देखिए पूछा गया है, MCQ पूछा जाता है कि प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट में कितने आइटम है, सब 100 सब्जेक्ट है। ओरिजिनली कितना था, 97 था। एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। अब देखिए बताया गया कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो स्टेट लिस्ट में जितने भी आइटम मेंशन है उसमें एक्सक्लूसिव क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। दिस लिस्ट हैज़ एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट। और प्रेजेंट में इस लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली कितने थे, 66 सब्जेक्ट थे। लाइक अब देखते हैं कौन कौन से, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज एंड सो ऑन। ये क्या है, कुछ हमारे आइटम्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा स्टेट लेजिस्लेचर पॉलिसीज़ बना सकता है। नाउ तीसरी बात आती है कंकरेंट लिस्ट की, जिसमें हमारे दोनों स्टेट और सेंटर दोनों पावर मतलब कि अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सी, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट। हाउएवर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट between the central law and state law on a subject enumerated in this list, central law prevails over the state law। अब देखिए अगर दोनों बना सकते हैं बट कुछ ऐसा मैटर हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट तो उसमें सेंट्रल लॉ प्रिवेल होगा ओवर स्टेट लॉ पे। एंड दिस लिस्ट हैज़ एट प्रेजेंट 52 आइटम्स। प्रेजेंट कितने हैं, 52 है, और इन ओरिजिनली कितने थे, 47 थे। तो देखिए आपको याद करने वाली जो बातें हैं इससे कि हमारे जो यूनियन लिस्ट में कितने आइटम है, 100 है प्रेजेंट, और ओरिजिनली कितने थे, 97 थे। और स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट कितने हैं, 61, ओरिजिनली कितने थे, 66। और जो कंकरेंट लिस्ट में प्रेजेंट कितने हैं, 52, ओरिजिनल कितने थे, 47। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली जो बात है ये है, इसी से आपका 2 नंबर आ जाएगा, 2 मार्क्स। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए पॉइंट कि कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। The Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in
एनी ऑफ थ्री लिस्ट। अब देखिए जो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई मतलब इशूज आता है जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस इशूज के रिगार्डिंग हमारा पार्लियामेंट क्या होगा, लॉ बना सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेट्स द रेजिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इन द सेंटर, इसको बोला जाता है रेजिडरी पावर, और जो किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है। सच पावर शैल इंक्लूड्स द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग अ टैक्स नॉन मेंशन्ड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट वेदर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स फॉल अंडर द रेजिडरी पावर और नॉट इज डिटरमाइंड फाइनली बाय द कोर्ट। अब देखिए जो रेजिडरी पावर मतलब डिसाइड किया जाएगा वो किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो प्रोविजंस बताया जाता है वो है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके भी रिगार्डिंग क्या है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, बट कुछ प्रोविजंस है वो इस प्रकार है, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा, बट कुछ ऐसे एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा पार्लियामेंट क्या होगा, एक्सक्लूसिव पावर ग्रांट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब हम एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं, जब हमारा पार्लियामेंट मतलब कि पावर अपना इन्यूमरेट कर सकता है, वो है फर्स्ट देखिए इन द नेशनल इंटरेस्ट। जब कोई नेशनल इंटरेस्ट हो, इफ़ राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन बाई 2/3 मेजॉरिटी, जो कि आर्टिकल 249 में दिया गया है। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, जो कि आर्टिकल 250 में है। देखिए सब जो आर्टिकल यहाँ पे इन्यूमरेट किए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर के आर्टिकल्स है, और इन्हीं आर्टिकल के आने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। आप लोग बोलते हो ना कि सर मतलब जैसे बहुत सारे हमारे आर्टिकल है 450 मोर देन है, तो इसमें हमें क्या सब याद करना है, नहीं सब तो देखो आप अगर सब याद कर पा रहे हो तो वेल एंड बेटर है, क्योंकि देखिए नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। बट क्या स्मार्ट वे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जो ये सब आर्टिकल्स इन्यूमरेट है इन्हीं के हाईली चांस है आने के, क्योंकि जो एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो सभी यही बुक से ही पढ़ते हैं कंटेंट, और इसी कंटेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उसी को ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई थिंक ये सब आर्टिकल सफिशिएंट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। सी व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, उस दो आर्टिकल 250 के तहत क्या है बना सकता है हमारा। एंड व्हेन 2 और मोर स्टेट मेक अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू पार्लियामेंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोई हमारी स्टेट है जॉइंट रिक्वेस्ट दे रहे हैं पार्लियामेंट को, उस केस में भी हमारा पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट में अपना पॉलिसी बना सकता है, पावर इन्यूमरेट कर सकता है। जैसे आर्टिकल 252 बोला जाता है, टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, दैट इज आर्टिकल 253 के तहत। एंड व्हेन अ प्रेसिडेंट्स रूल इज इन ऑपरेशन इन द स्टेट, अब प्रेसिडेंट का क्या प्रेसिडेंट रूल है और स्टेट में, उस केस में भी पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट में अपना पॉलिसी बना सकता है, जो कि आर्टिकल 356 में है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अगला हमारा चौथा टॉपिक है कि सेंट्रल का कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन पे कैसा है, उसको देखते हैं। सी द सेंटर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट्स लेजिस्लेटिव मैटर्स इन द फॉलोइंग वे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 एंड 201 के थ्रू। देखिए जब कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है फाइनल असेंट के लिए, तो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर के पास वीटो होता है, उस पावर को पास उस बिल को क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है कि प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको कर सकता है। तो ये क्या रहा, कहीं ना कहीं हमारा सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर हुआ। तो ये आर्टिकल जो इससे रिलेटेड आर्टिकल वो है 200 एंड 201। नेक्स्ट है बिल ऑन सर्टेन मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल द बिल्स इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट इज आर्टिकल 304। 304 आर्टिकल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 304, इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट
लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 में है और इसमें प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी फाइनेंशियल बिल हो या अदर मनी बिल हो उसको आप क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो प्रेसिडेंट के लिए। तो आर्टिकल 360 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डील करता है। और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा और ये सब क्या इंपॉर्टेंट नेचर के हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अभी हमने सेंटर स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ा, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को पढ़ेंगे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच कैसा रिलेशन है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अभी हमने किस कॉन्टेक्स्ट में देखा, लेजिस्लेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखा कि मतलब कि पॉलिसी बनाने में, रूल रेगुलेशन बनाने के कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन आवर कंट्री आर। तो इसमें हमारा पहला जो पॉइंट है वो है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अब जो देखिए हमारे सेंटर और स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या एक्सटेंट है, उसका डोमेन क्या है, उसकी बात की जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट वो है देखिए द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर शैल एक्सटेंड। अब देखिए बताया गया कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर का वो कहाँ तक एक्सटेंट है, उसको यहाँ पे बताया गया है पॉइंट वाइज करके। ये देखिए टू द मैटर ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। अब वैसे सारे मैटर जिसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकता है उसको हमारा सेंटर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो हमारा क्या डोमेन रहा, एक्सटेंट रहा, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है वहाँ तक हमारा क्या है, सेंटर एग्जीक्यूट भी कर सकता है। देखिए लॉ और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ में चलेगा। सेकंड पॉइंट है देखिए टू द एक्सरसाइजिंग ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय द सेंटर बाय वर्च्यू ऑफ अ ट्रीटी और एग्रीमेंट। अगर बताया गया कि ऐसा कोई भी ट्रीटी और एग्रीमेंट के थ्रू हमारा अगर पार्लियामेंट क्या है अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन में अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है तो वहाँ पे हम क्या है, हमारा सेंटर अपना एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। देखिए हमने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर देखा, अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल एक्सटेंड टू द मैटर ऑन विच स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। अब सिंपल सी बात है, जो हमारा स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो वहीं तक होगा जहाँ तक हमारी स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर है। मतलब अब लेजिस्लेटिव पावर कहाँ तक होगा, जहाँ तक हमारा स्टेट लेजिस्लेचर अपना रूल्स बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल आल्सो एक्सटेंडेड टू द कंकरेंट मैटर्स दैट इज मैटर ऑन विच बोथ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर दिया गया उसमें भी हमारा स्टेट क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि वहाँ भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर अपना रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। हाउएवर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव पावर expressly conferred upon the center by the constitution by or by law of the parliament। एंड अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर्स। सेंटर और स्टेट के ऑब्लिगेशंस को पढ़ते हैं। सी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज टू इंश्योर कंप्लायंसेस विद द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए बताया जाता है कि हमारा स्टेट रेगुलेशन बनाए गए हैं पार्लियामेंट को, उसको क्या करें, कंप्रिहेंसेस में होने चाहिए, मतलब कि उसके लिमिट में होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू गिव अ डायरेक्शन टू स्टेट नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। अब बताया गया कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर क्या करेगा, एक्सटेंड होगा कि वो गाइड कर सकता है, किसी भी स्टेट को गाइड कर सकता है फॉर द नेसेसरी पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। कुछ यहाँ केसेस बताए जाते हैं जिसमें सेंट्रल क्या करेगा, स्टेट को कंट्रोल करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। फर्स्ट पॉइंट इसमें है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। देखिए इसमें बताया जाता है कि जो हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, ये चेक करा जाता है कि कहीं ये जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को कहीं प्रिजुडाइज, मतलब कि कहीं ऑब्स्टेकल रोक तो नहीं रहा है, बाधा तो नहीं डाल रहा है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू डायरेक्ट स्टेट नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को दिया जाता है कुछ एक्सटेंड तक की,
जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को क्या करे, डायरेक्ट करे। सेकेंड, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर शैल आल्सो एक्सटेंडेड टू डायरेक्ट द स्टेट as to the construction and maintenance of mean of communication of national and military importance, as to the measure to be taken for the protection of railways within the state। देखिए बताया जाता है कि हमारे जो सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव पावर को और इसलिए भी एक्सटेंड किया जाता है ताकि वो डायरेक्ट कर सके किसी भी मतलब कि स्टेट में कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को और कम्युनिकेशन वगैरह को बनाने के लिए, मिलिट्री पर्पज के लिए और रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन को बनाए जाने के लिए हमारा क्या करेगा, सेंटर अपने एग्जीक्यूटिव पावर को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। कहाँ तक, स्टेट लेवल तक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंटर टू कन्फर फंक्शन ऑन स्टेट्स। देखिए इसका मतलब होता है कि सेंटर अपने कुछ फंक्शन स्टेट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सी, ए प्रेसिडेंट, अब देखिए किस किस टर्म में, एक तो होता है विद द कंसेंट, एक होगा विदाउट द कंसेंट। विद द कंसेंट होगा कि अगर उनसे पूछा जाएगा तो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो भी दिया जाएगा, अगर विदाउट कंसेंट होगा तो पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉ बना देगा, उसको स्टेट को सौंप देगा। See, the president can, with the consent of state government, interest that the government function in relation to any matter to which the executive power of the central extend, and a law made by the parliament on subject of union list can confer power and impose duties on a state or otherwise authorize the conferring of powers and imposition of duties by the central upon a state irrespective of its consent। एंड स्टेट टू कन्फर्म फंक्शन ऑन द सेंटर, और स्टेट भी अपने क्या है, फंक्शन को सेंटर को ट्रांसफर कर सकता है बट विद द कंसेंट। द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर इंटरेस्ट दैट द गवर्नमेंट फंक्शन इन रिलेशन टू एनी मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। नाउ सी द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स। अगर अब देखिए ये सब तो बातें हैं, अब उससे जो इंपॉर्टेंट बात आ रहा है कि वाटर से जो डिस्प्यूट है, जैसे गंगा कोई दो नदी के बीच बहती है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसके कंसर्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखते हैं। सी, द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर्स and rivers valley। It can also provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute, जो कि आर्टिकल 262 में मेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 262। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट इसमें अपना जुरिडिक्शन क्या करेगा, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसमें क्या होगा, ओनली पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड द एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। इससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो उसमें ओनली पार्लियामेंट क्या करेगा, एजुकेशन करेगा। अगर और कोई भी मतलब कि कोर्ट क्या होगा इस मैटर में नहीं रहेगा। ये आर्टिकल 262 का क्या स्टेटमेंट है। नाउ सी 7 नंबर, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट्स। देखिए इसमें बताया गया कि कोई भी पब्लिक एक्ट्स हो, रिकॉर्ड्स हो एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, किसी एक स्टेट के द्वारा अगर ये चीजें की जा रही हैं तो वो पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसका रिस्पेक्ट और फॉलो किया जाएगा। The manner in and the condition under which the public acts, records and judicial proceedings shall be provided and the effect thereof determined shall be provided by the parliament। और इस सब चीज की जैसे प्रोसीडिंग होती है, रिकॉर्ड्स होती है, पब्लिक एक्ट्स होती है, इस सब का जो भी रिलेटेड चीजें होंगे, प्रोसीडिंग होंगे, उसको कौन करेगा, पार्लियामेंट प्रोवाइड कर। इन सिंपल बोले तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि रिकॉर्ड्स को कैसे मतलब किया जाए, रखा जाए, या क्या जो भी करना होगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। Parliament decide the exact rule and condition for how these records are proved and implemented। And third one है final judgment delivered and order passed by the civil court in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within the territory according to the law। Means civil court orders, final judgment and orders passed by the civil court in any state can be executed anywhere within the India। और next हमारा जो point आता है वो है interstate council, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन स्टेबलाइज ए इंटर स्टेट काउंसिल एंड डिफाइन इट्स ड्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर्स। देखिए ये आर्टिकल
आर्टिकल 263 क्या बताता है? इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है सब कुछ। और इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बताता है कि जो प्रेसिडेंट स्टेबलाइज कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल, और उसका ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो जो आपका यहाँ पे याद रखने वाली चीज है वो है आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, इतना आपको पता होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ड्यूटीज दैट कैन बी असाइन टू दिस काउंसिल इन द फॉलोइंग मैनर। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनके इंटर स्टेट काउंसिल के ड्यूटीज को डिफाइन करता है कुछ इस प्रकार। फर्स्ट, एक्वायरिंग इनटू एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। अब देखिए, दो स्टेट के बीच अगर डिस्प्यूट है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, इंटर स्टेट काउंसिल। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच स्टेट एंड सेंटर हैव कॉमन इंटरेस्ट। अब कोई भी सब्जेक्ट को क्या करेगा, इंटर स्टेट काउंसिल डिसाइड करेगा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके उस पर क्या करे, लॉ रेगुलेशन अपने बना सके। मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन एनी सच सब्जेक्ट पर्टिकुलरली फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। और कोई भी ऐसा मतलब कि रिकमेंडेशन देंगे जो जिसपे क्या हो सके, बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो सके और एक्शन हो सके। And see, such a council was constituted by the president in 1990 on the recommendation of the सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। देखिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूट बना था वो बना था सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जो कि सरकारिया कमीशन था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। इट कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन एंड द फॉलोइंग एज इट्स मेंबर। अब देखिए, जो हमारे इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे, उसके काउंसिल के चेयरमैन होंगे, वो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, और कुछ मेंबर होंगे जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर। अब जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे उस और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर होंगे वो उसके मेंबर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। देखिए, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे वो विथ लेजिस्लेचर होंगे, और जितने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी होंगे वो विदाउट लेजिस्लेचर होंगे। एंड 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द इंटर स्टेट काउंसिल ऑर्डर ऑफ 1990 प्रोवाइडेड दैट द काउंसिल शुड मीट एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर्स। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आने का चांस है। जो इंटर स्टेट काउंसिल ऑर्डर ऑफ 1919 है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि जो काउंसिल अपनी मीटिंग करे एटलीस्ट 3 बार एक ईयर में। इट इज अ रिकमेंडरी बॉडी ऑन इशू रिलेटिंग टू इंटर स्टेट सेंटर यूनियन टेरिटरी रिलेशन and its aim at promoting coordination between them by examining, discussing and deliberating on such issues। देखिए, पहले तो जोनल काउंसिल होता किसलिए और उसको किस पर्पज के लिए क्रिएट किया गया है। सी, जैसे हमारा यहाँ पे हमने देखा इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 263 में इसका सारा प्रोविजन, ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है कि प्रेसिडेंट का स्टेबलाइज कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये याद रखने वाली चीजें है। और इसका इंटर स्टेट काउंसिल का क्या था, ड्यूटीज की वो जो भी स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो, स्टेट और सेंटर के बीच, सेंटर और टेरिटरी के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी मैटर हो, उसको रिजॉल्व करेगा। बट आप देखिए, अब जोनल काउंसिल का क्या पर्पज है, जोनल काउंसिल किस लिए बनाया गया। सी, जोनल काउंसिल आर हाई लेवल एडवाइजरी फोरम्स created to promote cooperation and coordination between different Indian states and the central government। देखिए, जो जोनल काउंसिल भी है वो भी क्या बनाया गया है कि जो उनका बेटर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सके, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं इनके बीच। अगर देखें तो कहीं कहीं सिमिलरिटी झलक रही है दोनों के बीच, इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल के बीच। बट अगर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें की डिफरेंस है, कैसे कि हमारा इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वेयर जोनल काउंसिल इज स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी देखिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि जिसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और एक होता है स्टेचुटरी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जो भी बॉडी, जो भी कमीशन, जो भी कमिटीज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्रिएट किए जाएंगे उनको स्टेचुटरी बॉडी बोला जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस रहा। दूसरा डिफरेंस रहा कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है एक नेशन वाइड है, मतलब एक ब्रॉड टर्म है, जो बेसिकली स्टेट और सेंटर के और या स्टेट और टेरिटरी के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो उसको क्या करता है, रिजॉल्व करता है। वहीं जोनल काउंसिल एक प्रकार से आप रीजनल लेवल पे बोल सकते हो, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल के जो भी मैटर होते हैं, जैसे कि बॉर्डर से रिलेटेड,
ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ऐसा कोई चीजें होता है उसको हमारा कौन करेगा, जोनल काउंसिल करेगा। और जो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होंगे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, वेयर जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे होंगे यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। तो आइए अब देखते हैं हम जोनल काउंसिल के बारे में अपने। The zonal council are statutory body, not a constitutional body. I have told you already. They were created by an act of parliament, that is State Recognition Act of 1956. देखिए जो हमारा जोनल काउंसिल क्रिएट किया गया है वो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के ऑफ 1956 के द्वारा क्रिएट किया गया है। द एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इनटू 5 जोन्स एंड प्रोवाइडेड अ जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। दिस जोन्स आर, देखिए जो पूरा हमारा कंट्री वो 5 जोन में क्या है डिवाइड किया गया है, और ईच जोन को एक ईच जोनल काउंसिल मिला है। वो इस प्रकार है, जैसे देखिए नॉर्दर्न जोन को जैसे जोनल काउंसिल हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसमें देखिए जो जो जोन में आने वाले वो स्टेट है उसकी यहाँ पे बातें की गई है। जैसे जोनल काउंसिल आपका नॉर्दर्न जोन में, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट को मिला के नॉर्दर्न जोन बना है, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़। हेडक्वार्टर इसका जो रहेगा नॉर्दर्न जोन का वो है दिल्ली में। तो जोनल काउंसिल हमारा कहाँ है, नॉर्दर्न जोन का दिल्ली में। वहीं सेंट्रल जोन को देखिए तो सेंट्रल जोन में हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर होगा इलाहाबाद में। एंड ईस्टर्न जोन का देखिए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में होगा। एंड वेस्टर्न जोन देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। साउथर्न जोन की बात करें तो हमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी एंड हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो ये सब हमारे क्या है, जोनल काउंसिल है। हमारा पूरा कंट्री 5 जोनों में बटा हुआ है, और हर जोन में जो स्टेट है उसको यहाँ पे मैंने बता दिया, और उसका जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे वो बता दिया। सी अब देखिए इंपॉर्टेंट बात रही यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरे कंट्रीज को 5 जोन में तो बांट दिया गया, पर यहाँ पे आप अगर नोट डाउन करेंगे तो कहीं पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनकी बात नहीं की गई है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो बनाया गया है वो सेपरेट बनाया गया है, ए सेपरेट सिक्स्थ बॉडी बनाया गया है, जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वाज लेटर क्रिएटेड बाय डिफरेंट लॉ। और देखिए हमारे जो सारे जोन्स बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू। बट जो छठा हमारा बनाया गया है बाद में 6 बॉडीज बनाया गया, जिसको बोला गया है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो कि लेटर ऑन एड किया गया है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू। और ये क्या करेगा, अपना सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसको लुक आफ्टर करेगा, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड। अब वही कंपोजिशन की बात करें, जो जोनल काउंसिल कंपोजिशन को देखिए वो इस प्रकार है। होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट इन जोन, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन। तो ये हमारा क्या है कंपोजिशन, इसको आप लोग याद कर लीजिए, एमसीक्यू वगैरह में आता है। देखिए ये सारे मेंबर्स है, होम मिनिस्टर, चीफ ऑफ ऑल स्टेट इन द जोन, मतलब चीफ मिनिस्टर सारे जोन के चीफ मिनिस्टर होंगे, और उसके अलावा 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, 2 अदर मिनिस्टर भी होंगे फ्रॉम द जोन होंगे, 2 होंगे। एक तो देखिए होम मिनिस्टर, सीएम एंड 2 अदर मिनिस्टर्स होंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। और देखिए बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द जोनल काउंसिल एज एडवाइजर। अब इनके सिवाय कुछ और भी मेंबर होंगे जो एसोसिएट होंगे जोनल काउंसिल से एज एडवाइजर के तौर रखे जाएंगे, बट उनको क्या होगा, विदाउट द राइट टू वोट इन मीटिंग। बट जो भी मीटिंग होगी उसमें राइट टू वोट नहीं होगा, बट ओनली क्या होंगे, एडवाइजर होंगे। अब अगर एडवाइजर की बात कही गई हो तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। सी 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, 1 पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा प्लानिंग कमीशन के द्वारा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होंगे इस जोन के, एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन जोन होंगे। तो ये सब क्या होंगे, एडवाइजर होंगे। द होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल द 5 जोनल काउंसिल। अब देखिए जो होम मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो क्या होंगे, 5 जोनल के जो कॉमन चेयरमैन होंगे वो होंगे हमारे होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के। एंड ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेशन। अब देखिए हर एक जोन में क्या होगा, एक ही चेयरमैन होगा, बट उस जोन में क्या होंगे, स्टेट कुछ ज्यादा हैं, तो
अल्टरनेट रोटेशन करके हर बार हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर क्या होंगे, अल्टरनेट टाइम में अपना रोटेशन से चेयरमैन बनते रहेंगे। होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट द टाइम, अब एक साल का क्या होंगे जो हमारे वाइस चेयरमैन होल्ड करेंगे। द जोनल काउंसिल एम एट प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स स्टेट। देखिए अब यहाँ पे जोनल काउंसिल के एम्स को बताया गया है, इनके मतलब ऑब्जेक्टिव को बताया गया है कि जो हमारे जोनल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव होगा कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट क्या करेगा, प्रमोट करेगा। यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर के बीच क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा। एंड दे डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग कॉमन मैटर्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल, planning, linguistic minorities, border disputes, interstate transport, and so on. So these are the areas on which zonal council discuss and make a plan and make a development, economic plan and interstate transportation, border dispute, linguistic minorities planning. Each and everything will discuss and make a plan. They are only deliberative and advisory body. अब देखिए only क्या है, deliberative and advisory body है। In addition to the above zonal council, Northeast Council was created by a separate act of parliament, that is the Northeastern Council Act of 1971. It deal with the common problems of Assam, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, Tripura. In 1994, Sikkim was added to the 8th member of the council. देखिए सारे क्या था, स्टेट थे, उसके बाद 1994 में सिक्किम को 8वां मेंबर ऑफ काउंसिल एड किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अभी हमने सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ा, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ा। नाउ टर्म्स इज सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे लास्ट टाइम जो यूजीसी नेट दिसंबर 25 का एग्जाम हुआ था, उसमें सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से आर्टिकल्स आए हुए थे। तो अब हम जो बातें करेंगे इस कंटेक्स्ट में जितने भी आर्टिकल्स आएंगे उसको आप लोग 100% राइट डाउन कीजिए और याद भी रखिए। देखिए अभी क्या हुआ कि हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग बर्डन न फील करें। तो अब जो हमारा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन और इससे बात जो कि चैप्टर 9 में जितने भी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और PUI क्विज वगैरह को अटेंड कीजिए। सो अभी के लिए थैंक यू।